मेरा जो दोस्त है निखिल, उसके रूम में मतलब वो 14 नंबर कमरे में रहता था पीसीबी हॉस्टल में, तो उसके रूम में लिखा था प्रखर शुक्ला आईएएस। अभी भी शायद वो वहाँ लिखा होगा। अगर आया था ज्योतिष, उन्होंने बताया था कि 2 साल पहले कि आप आईएएस बनेंगे। दिन पढ़ाई करके 7वें दिन सोशल मीडिया चलाना चाहता है तो वो बिल्कुल चला सकता है, बशर्ते वो खुद से ईमानदार होकर अपनी पढ़ाई। हनुमान जी ने जब इतना कुछ दिया है तो वो आगे भी देंगे। लाइब्रेरी बहुत ही बढ़िया जगह है सोने के लिए और पढ़ने के लिए भी। तो पता है मतलब ऐसा होता है कि जैसे मैं देखता हूँ कि बच्चे लाइब्रेरी में फ़ोन चलाते हैं। पढ़ा हुआ है गुनाहों का देवदार। नाकाम कोशिशों में कामयाब होने की खोज करो, नाकाम कोशिशों में कामयाब होने की खोज करो, किसी और से नहीं बल्कि खुद से ही अपनी होड़ करो। तुम हारे हुए से क्यों हो, क्या जंग खत्म हो गई? तुम खुद से नाराज क्यों हो, क्या उम्मीदें थम सी गई? यह कविता को प्रखर शुक्ल जी ने यूपीएससी में 787 रैंक पाए हुए हैं इस बार। उन्होंने क्लास 12th में इस कविता को लिखा था। एक मोटिवेशन कविता है। नमस्कार मित्रों, मैं डिप्लोमेटिक आर्ट्स यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से। इसमें हमारे विश्वविद्यालय के हमारे सीनियर भैया प्रखर शुक्ला भैया हैं, जो कि यूपीएससी में 787 रैंक पाए हुए हैं इस बार, और वह कम उम्र के इस बार यूपीएससी कैंडिडेटों में से एक हैं। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप इस बार यूपीएससी में सफलता प्राप्त किए हैं। तो आप बताइए कि जब आप यूपीएससी का रिजल्ट आया, आपको पता चला कि आपकी 787 रैंक है, उसमें आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी लड्डू वाला? बिल्कुल निश्चित तौर पे काफ़ी सही अनुभव था। मतलब मैं तैयार बैठा था कि शायद इस बार रैंक आएगी, तो प्रसाद लेके जेब में बैठा था, तो भगवान को अर्पित किया और उसके बाद जाके घर पे बताया और थोड़ा सुकून महसूस हुआ कि चलो मतलब क्योंकि 2 साल से साइकिल में थे तो कम से कम उस पीडीएफ में अपना नाम पाना, इतने पिछली बार नहीं मिला था वो चीज़ और उसका दुख था। तो इस बार ही मुझे अपना नाम मिला तो बहुत अच्छा लगा। पिछली बार आपका क्या हुआ था, प्रीलिम्स मेंस निकला था? पिछली बार मैं प्रीलिम्स मेंस हो गया था, मेरा इंटरव्यू हुआ था, उसके बाद मैं फाइनल लिस्ट से 21 नंबर से बाहर हो गया था। अच्छा, तो आपने कोई कोचिंग ज्वाइन किए थे कि आप सेल्फ स्टडी से ही प्रयागराज में ही रहकर या दिल्ली जाकर? मैंने यहाँ से ऑनलाइन कोचिंग ली थी PW ओनली IS से, तो उससे मैं यहाँ लाइब्रेरी में बैठ के प्रयागराज में ही पढ़ाई करता था और कोचिंग की ही वीडियोस देख के पढ़ा हूँ ज़्यादातर। अच्छा, आपने बताया कि मैं प्रयागराज में ही रहकर, तो आप एयू से जुड़े हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। जब आप एयू का माहौल कैसा है? बताया जाता है कि कुछ दिनों पहले 4 से 6 साल पहले से यूपीएससी का माहौल दिल्ली चला गया। तो आपने किस प्रकार प्रिपरेशन अपनी तैयारी को और आगे बढ़ाया कि आज यूपीएससी में आप सफलता प्राप्त की और कई 8 लोगों का चयन हुआ इस बार? तो क्या कमी थी कि अब वह कमी दूर हो रही है? निश्चित तौर पे बीच में जैसे यूपीएससी की तैयारी में हमेशा से एक दौर रहा है कि जहाँ पे गाइडेंस की बहुत ज़रूरत होती है, कि क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारी बुकलेट्स हैं, ऐसा कहते हैं कि एवरीथिंग अंडर द सन इज सिलेबस। तो ऐसे में सब कुछ पढ़ना तो जाहिर तौर पे संभव नहीं है, तो इसके लिए कहीं ना कहीं मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। तो पहले इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से क्योंकि लगातार सिलेक्शन हो रहे थे तो एक मार्गदर्शन था सीनियर्स का, और उसके बाद एक जो कॉन्फिडेंस होता है ना बच्चे के अंदर आता है कि मेरे सीनियर ने ये किया है तो मैं भी कर सकता हूँ, इतना कुछ कठिन चीज़ नहीं है। तो पहले वो चीज़ें बहुत आसान थी। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे थोड़ा यूपीएससी का पैटर्न बदला, जैसे जब ऑप्शनल सब्जेक्ट एक हो गया जीएस में, और जैसे प्रीलिम्स में पहले जीएस का एक पेपर होता था और एक ऑप्शनल का पेपर होता था, फिर वो ऑप्शनल पेपर हट के सीसैट आया। तो कहीं ना कहीं उन सब बदलावों से यहाँ के लोग काफ़ी प्रभावित हुए और वहाँ पे दिल्ली में इन सबको कोचिंगों ने बहुत सही ढंग से पढ़ाया, तो कहीं ना कहीं वहाँ मार्गदर्शन था। लेकिन जब ऑनलाइन कोचिंग का दौर आया, जैसे मैंने जो कोचिंग ली PW ओनली IS ने, उसने बहुत ही सस्ते दामों पे कोर्स प्रोवाइड कराया। उसके बाद बहुत सारी और कोचिंगें आई मार्केट में जो सस्ते दामों पे कोर्स प्रोवाइड कराएं, तो इससे जो कहीं ना कहीं एक गाइडेंस का दिक्कत आ रहा था बच्चों को, वो दूर हुआ और उसी का शायद परिणाम है कि सिलेक्शन वापस आने लगे दिल्ली के अलावा भी जगहों से। और निश्चित तौर पे ये आगे और भी बढ़ेंगे जिस हिसाब से लोगों का रुझान है इसकी तरफ और लोगों को आत्मविश्वास बढ़ रहा है। एक सवाल यह है कि यूपीएससी के इंटरव्यू में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आपको उस माहौल ने किस प्रकार आपको इंटरव्यू में आपको पास कराने में मददगार हुआ, साबित हुआ? निश्चित तौर पे इलाहाबाद विश्वविद्यालय का सहयोग रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा सीनियर जूनियर इंटरेक्शन है, जो एक मेंटल सपोर्ट होता है, जैसे कि मैं जब विश्वविद्यालय में पढ़ता था तो जो वहाँ पे टीचर्स थे जो गाइड करते थे कि कोई दिक्कत होती है तो मतलब जाके टीचर से पूछ लो। बहुत सारे अच्छे टीचर्स भी थे जो मुझे पर्सनली पसंद है, जैसे AK राय सर,
उसके बाद जो है केमिस्ट्री में हमारे एक रिसर्च वो गेस्ट फैकल्टी सर थे, सतपाल सर। तो ऐसे लोगों का मतलब प्रभाव रहा है। इसके बाद जो मेरे दोस्त लोग थे वो काफ़ी सपोर्टिव थे, कि कहते हैं कि मतलब अगर वो रहता था ना कि तुम कर पाओगे कि नहीं, तो उसमें जो है ये लोग का हमेशा रहता था कि तुम कर लोगे पहले अटेम्प्ट में। मेरा जो दोस्त है निखिल, उसके रूम में मतलब वो 14 नंबर कमरे में रहता था पीसीबी हॉस्टल में, तो उसके रूम में लिखा था प्रखर शुक्ला आईएएस। अभी भी शायद वो वहाँ लिखा होगा, अगर पेंट नहीं हुआ होगा तो। लिखा होगा तो हम कल नहीं सोमवार को जाके चेक भी कर लेंगे। तो और इसके बाद जो है बाकी जो दोस्त रहे, आशुतोष पांडे जी जो कि अभी पुलिस में हैं, और जो है अभिनव जी, और उसके अलावा रामांशु जी, और जो भी मतलब साथी रहे, इन सब ने हमेशा मोटिवेट किया हुआ है। और उसके बाद कोई भी समस्या होती थी, जैसे कि मान लीजिए कि जैसे अभी यहाँ पे रह के क्या होता है ना, दिल्ली में रह के ये होता था कि आप मान लो माहौल के पास में हो, जैसे यहाँ कोचिंग में वन वे इंटरेक्शन होता है कि ऑनलाइन क्लास देखी, फिर आप अगर बात करोगे मेंटोर से तो मेंटोर बात करेगा आपसे, लेकिन मेंटोर वाला जो बात होता है वो थोड़ा एकेडमिक ज़्यादा होता है। जैसे अभी तो जब एक बच्चा इंटरव्यू प्रिपरेशन के स्टेज पे पहुंचता है तब तो मेंटर नॉन एकेडमिक भी बातें कर लेते हैं, यहाँ स्ट्रेस नहीं है ये वो, अदरवाइज मतलब जनरली यही होता है कि एकेडमिक चीज़ें प्रेफर की जाती हैं। तो ऐसे में दोस्तों का काफ़ी सहयोग रहा। मतलब जब मैं शुरू में 2023 में पढ़ना शुरू किया था यूपीएससी के लिए ऑनलाइन, तो मैं 6 दिन पढ़ता था, 7वें दिन जाके अपने पांडे जी जो दोस्त हैं हमारे उनसे मिलता था मैं, और उसके बाद वहाँ हम लोग खाते पीते थे, फिर यही डिस्कस करते थे कि इस हफ्ते में इतना कर पाया, ये नहीं हुआ, अब क्या होगा, प्री में फेल होऊंगा कि पास होऊंगा। तो ऐसी सारी चीज़ें डिस्कस करते थे। तो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से जो तनाव था वो कम होता था। फिर लगता था हाँ चलो अब 6 दिन और मेहनत करेंगे, फिर 7वें दिन मिलेंगे तो ऐसी चर्चाएँ होंगी। आपकी डेली की रूटीन कैसे थी? से आप रूम में पढ़ते थे या लाइब्रेरी में पढ़ते थे? मैं वैसे लाइब्रेरी में पढ़ता था पहले। यहाँ पे जैसे सुबह 8 बजे उठ गया, उसके बाद फिर मैं लाइब्रेरी चला गया, फिर वहाँ 12-1 बजे तक पढ़ा, उसके बाद फिर वहाँ खाना खाने घर आया, फिर यहाँ से जाके लाइब्रेरी में 3 घंटे सो जाता था मैं और बैठे बैठे, और उसके बाद फिर मैं शाम में वहाँ 4-5 घंटे पढ़ता था। तो कुल मिला के मतलब कोशिश करता था कि 8 से 9 घंटे की पढ़ाई हो जाए। अगर कभी ऐसा दिन आया कि मान लो कि नहीं ही हो पा रही एकदम, तो कम से कम 4 से 5 घंटे की पढ़ाई हो जाए। वाईपीटी एक ऐप है और फॉरेस्ट भी होता है उसी टाइप का, जिसमें टाइम रिकॉर्ड कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपका वीकली एनुअली परफॉर्मेंस कैसा रहा है। तो मैं कोशिश करता था कि मेरा महीने का कम से कम 200 घंटे तो क्रॉस कर जाए। मतलब वैसे मैं एम करता था कि 240 घंटे रहे, पर 200 घंटे अगर क्रॉस करता था तो थोड़ा सही लगता था कि हाँ कुछ पढ़ाई हुई है इस महीने। तो लाइब्रेरी में जब आप सोते थे तो दोस्तों का रिएक्शन क्या होता था, जैसे लाइब्रेरी में? लाइब्रेरी बहुत ही बढ़िया जगह है सोने के लिए और पढ़ने के लिए भी। तो पता है मतलब ऐसा होता है कि जैसे मैं देखता हूँ कि बच्चे लाइब्रेरी में फ़ोन चलाते हैं, तो मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं जितनी देर पढ़ूंगा उतनी देर पढ़ूंगा। अगर मेरे को लग रहा है मेरा सर दर्द कर रहा है या कुछ, तो मैं थोड़ी देर सो जाऊंगा, उसके बाद उठ के मैं फिर से पढ़ूंगा। और लाइब्रेरी में जो मतलब अभी जैसे आप देखते हैं बहुत सारा, वैसे तो लाइब्रेरी सभी जाते हैं, लेकिन जो नहीं पढ़ पाते उनका मेन कारण ये होता है कि लाइब्रेरी में बैठ के फ़ोन स्क्रॉल करने लगे, या आईपीएल का मैच होता था, मेरी भी लाइब्रेरी में ऐसा ही था कि पूरा लाइब्रेरी आईपीएल का मैच ही देख रहा है। तो ऐसे में मैं ये सब नहीं करता था कि अगर पढ़ाई की जगह है तो वो पढ़ाई के लिए ही, अगर मुझे फ़ोन चलाना है तो मैं कहीं और जाके चलाऊंगा। मतलब उस जगह को मैं, मतलब जैसे भगवान का एक मंदिर होता है कि सैक्रेड प्लेस है, वहाँ कुछ और नहीं कर सकते, ऐसे लाइब्रेरी भी मेरे लिए हमेशा से एक सैक्रेड प्लेस थी। और शायद उसी का परिणाम है कि मैं अपनी जो करना चाहता था वो कर पाया। आजकल युवा सोशल मीडिया में बहुत समय बिताते हैं, क्या तैयारी के दौरान इंस्टा यूट्यूब से दूरी बनाई आपने? नहीं, बहुत खास दूरी नहीं बनाई। यूट्यूब को तो मैं बिल्कुल प्रेफर करता था, मतलब प्रीलिम बूस्टर देखता था, एडिटोरियल देखता था, कुछ अच्छे वीडियोस मिल जाते थे जैसे मैपिंग वगैरह के, तो यूट्यूब से देख लिया, कुछ अच्छी बहस सुन ली। तो यूट्यूब तो बहुत रोल प्ले किया है पढ़ाई में। इंस्टाग्राम में थोड़ा कम स्क्रॉल करता था, लेकिन हाँ कभी कभी स्क्रॉल करता था, और थोड़ी बहुत रील्स भी देखता था। और जो अनिरुद्धाचार्य जी महाराज हैं वो मेरे बहुत फेवरेट रील कंटेंट हैं, और उनका मैं रील बहुत पसंद करता हूँ। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज कभी वायरल रहते हैं अपने बयानों से, हाँ हाँ, तो आप इसीलिए तो उनको नहीं फॉलो करते? वो प्रेजेंस ऑफ माइंड उनका बहुत अच्छा है, तो मुझे वहाँ से भी वो सीखने को हाँ, मिला है कि मतलब किसी भी चीज़ का वो तुरंत जवाब अपने आधार से देते हैं। हाँ बिल्कुल, तो आपको हाजिर जवाब होना ही पड़ता है इंटरव्यू के लिए भी। तो सही था, मतलब उनका देख के कुछ सीखने को ही मिला। प्रयागराज शिक्षा की नगरी कहा जाता है, और यहाँ से और भी टॉपर निकल सकते हैं। बिल्कुल, निश्चित तौर पे कहीं से भी टॉपर, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई टॉपर कहीं पैदा होता है। टॉपर बनता है अपने कर्मों से, जहाँ उसको प्रेरणा मिलती है, जहाँ वो मान के चलता है कि यहाँ से मैं पढ़ाई कर सकता हूँ, यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ। जैसे प्रयागराज में पहले टॉपर निकलते ही थे, पिछले साल भी एक मैम ने टॉप किया था यहाँ से, शक्ति दुबे मैम जी। तो अभी फिर से वो माहौल आ रहा है, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि निरंतर सिलेक्शन बढ़ेगा ही बढ़ेगा प्रयागराज से। यूपीएससी की तैयारी में सबसे बड़ी गलती युवाओं की क्या रहती है जो प्रिपरेशन करते हैं?
जो छात्र अक्सर बहुत ही ज़्यादा कर देते हैं, तो इस पे आपकी क्या राय है? जैसे यूपीएससी में मतलब 3-4 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक तो आपको सिलेबस का अंदाज़ा होना चाहिए कि मेरा सिलेबस कितना है। दूसरा सिलेबस भी, क्योंकि वो खुद में ही बहुत डिटेल्ड है, तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो आपको पता चलेगा हाँ इस टॉपिक से किस लेवल तक का आएगा, अगले टॉपिक से क्या डेप्थ है। तो ये सारी चीज़ें एनालाइज करके जब पढ़ेंगे तो थोड़ा कम होता है। उसके बाद एक जो सबसे बड़ी गलती होती है वो ये होती है कि अपने रिसोर्सेज के प्रति आस्था ना रखना। जैसे बहुत सारे बच्चे ये करते हैं कि मान लो कोई कोचिंग का टीचर पकड़ा या खुद से कोई एक किताब पढ़ी, 2 दिन पढ़ी और वो समझ नहीं आया, तो फिर उसको छोड़ के नई किताब ढूंढते हैं मार्केट में। फिर वो पढ़ी, फिर उसके दोस्त ने बताया नहीं 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 ये वाली नोट्स बहुत अच्छी आई है, आज ही आई है, तो फिर वो पढ़ने लगते हैं। तो ये जो एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, वो बहुत ही ख़राब है। यूपीएससी के लिए एक बात बोलते हैं एक सर कि यूपीएससी पास करना जो है आस्था का विषय है। तो अपने रिसोर्सेज के प्रति आस्था रखें, अपने अंदर आस्था रखें। विश्वास, अगर मान लीजिए कि आप फेल हो जाते हैं तो फिर डगमगाए नहीं विश्वास कि आप फेल हो गए, अब तो कुछ नहीं कर सकता मैं, क्योंकि ये प्रोसेस ही ऐसी है कि आप कहीं भी, सांप सीढ़ी जैसा गेम है, तो कहीं भी फेल हो सकते हैं। तो अगर आप अपने अंदर वो ज्वाला रखेंगे, और वो भी कैसे आएगा कि आप एक अपने से ईमानदारी रख के एक निश्चित नंबर ऑफ आवर्स पढ़ रहे हैं, सारा सिलेबस कवर कर रहे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। अब सवाल है कि आपके परिवार का आपकी तैयारी में योगदान कितना है? जैसे आपने बताया कि दादाजी ने पैसा दिया था और पैसा को हम आज सही जगह यूज किए, और पापा ने ऑनलाइन के लिए पैसा नहीं दे रहे थे। नहीं, निश्चित तौर पे जैसे पापा का यही रहता था पहले कि मतलब, क्योंकि ऑनलाइन एक रिस्की था उस टाइम पे, क्योंकि ज़्यादातर लोग आप सुनेंगे कि हाँ जब जाके, ओनली आईएएस और पीडब्ल्यू का जब एक हुआ था क्या? जी जी, मतलब पीडब्ल्यू ओनली आईएएस जब बन गया था उस टाइम पे, मतलब शायद पीडब्ल्यू ही था जो ऑनलाइन कोचिंग दे रहा था, एक आध और प्लेटफॉर्म्स थे। इसके अलावा जो वैसी कोचिंग दे रहे थे और जो पुरानी जो ऑफलाइन कोचिंग सेंटर्स हैं, वो बहुत महंगी कोचिंगें थी। और फिर ऑनलाइन में ये रहता है ना कि डर रहता है कि भाई ऑफलाइन में आप जाओगे तो कंपटीशन देख पाओगे, ऑनलाइन में तो आप कुछ नहीं देख रहे हो, केवल स्क्रीन के इस तरफ देख रहे हो, कितना टेस्ट लिखोगे क्या नहीं लिखोगे। तो क्योंकि जो पापा हैं जैसे, तो वो शिक्षा प्रणाली में खुद भी रहे हैं, तो ऑफलाइन को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। लेकिन बाबा का ऐसा था कि मतलब उनको ऐसा था कि हाँ ये लड़का कुछ सोच के ही कर रहा होगा, तो फिर मान गए थे। और इसके अलावा भी बाकी परिवार में भी सबका सपोर्ट रहा है। मेरे चाचा जो है, मतलब ऐसा वो बताते थे मुझे कि तुम इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ही ज़्यादा अच्छे से सीख पाओगे, ऐसा उनका कुछ, वो ज्योतिषी वगैरह भी हैं, तो उसमें भी वो अच्छा, बताते आपने थे। बताया था कि दादा को कोई आया था ज्योतिषी, उन्होंने बताया था कि 2 साल पहले कि आप आईएएस बनेंगे। हाँ, एक कोई ज्योतिषी आए थे और वो बताए थे कि मतलब लड़का जो है गांव में जो सबसे ऊंचा पद है उसको प्राप्त करेगा, और मेरे बाबा बहुत खुश भी हुए थे उस टाइम पे। तो कहीं ना कहीं उनकी भविष्यवाणी भी सही निकली। इसके अलावा बाकी लोग भी, जैसे मेरे छोटे भाई बहन हैं, चाचा के बच्चे हैं, तो वो लोग भी मतलब हमेशा कहते थे भैया इस बार आईएएस पक्का बनोगे। मतलब मैं उसको जो है एक किंडर जॉय दिला के पूछता था कि मतलब ये बताओ कि इस बार हो जाएगा, तो वो हमेशा बोलता था हाँ हो जाएगा। तो मैं अपने दोस्तों को भी कहता था इससे सस्ती जो है भाग्य की भविष्यवाणी कहीं और नहीं है, हम 50 रुपए का किंडर जॉय लेके आओ और भविष्यवाणी लेके जाओ। जो आप हनुमान जी वाला बता रहे थे कि मैं हनुमान जी पे बहुत आस्था रखता हूँ, जिस दिन रिजल्ट आने वाला था। हाँ, वो असल में ऐसा है कि मतलब क्योंकि हम जहाँ से आते हैं वहाँ हमारे इष्ट देवता बजरंगबली हैं, तो उनके प्रति सबकी ही आस्था है। मतलब मेरे पिताजी ने मेरे पैदा होने पे हनुमान जी की स्थापना कराई थी गांव के मंदिर में। तो उन्हीं हनुमान जी से जो है, मतलब पापा हमेशा कहते थे कि तुम मतलब हनुमान जी की ही देन हो, और तुम्हारे अंदर जो भी शक्ति है वो उन्हीं से है। तो मैं कहीं ना कहीं कनेक्ट कर पाता था, और जब भी शंका होती थी तो पापा यही कहते थे कि हनुमान जी ने जब इतना कुछ दिया है तो वो आगे भी देंगे, और बिल्कुल वो सार्थक निकला। और इसीलिए जब उस दिन मैं हनुमान जी के ही मंदिर में बैठा था जब रिजल्ट आने वाला था, कि मतलब अगर होता है तो वो भगवान की ही कृपा से होगा, और अगर नहीं भी होगा तो भी हनुमान जी कुछ अच्छा करेंगे, तो ये मान के चल रहा था। प्रयागराज में बंधुआ हनुमान जी आप जाते थे मतलब? बिल्कुल, मैं अक्सर जाता हूँ। मतलब वैसे इस समय तो बहुत भीड़ हो गई, पहले तो बहुत जाता था, अभी भी कोशिश करता हूँ कि महीने में 2-3 बार तो चला ही जाऊँ। उन्हीं की सब कृपा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक सवाल है कि अगर आपको 1 साल के लिए सोशल मीडिया बंद करने का नियम बनाना हो यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए, तो आप बनाएं क्या? उस पे क्या नियम करेंगे बच्चों के लिए? देखिए, कहीं ना कहीं यूपीएससी एस्पिरेंट खुद में ही बहुत अकेला होता है, क्योंकि ये प्रोसेस मतलब दूर से तो सबको दिखती है कि हाँ आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, पर अंदर ये प्रोसेस बहुत खतरनाक है कि आपको रोज उठना है, एक नियम फॉलो करना है। ये समझ लीजिए तैयारी नहीं है, एक तरह से जॉब है, और वो भी जिसमें आपको पैसा नहीं मिल रहा है, आपका पैसा खर्च हो रहा है। तो इस तरह की जॉब है, तो यहाँ पे एकदम कट ऑफ होना भी मेरे ख्याल से सही नहीं है।
क्योंकि ऐसे ज़्यादा कट ऑफ हो जाते हैं तो मन में कुंठा आने लगती है। और ऐसा नहीं है कि कोई सोशल मीडिया से दूरी बना के ही एग्ज़ाम निकाला है, ऐसे लोग हैं दो चार, लेकिन ऐसे भी लोग बहुत सारे हैं जो सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि हाँ, एक सेलेक्टिव वे में यूज़ करे, कि ज़्यादा से ज़्यादा मान लीजिए 10-15 मिनट यूज़ करे, या अगर मान लीजिए कुछ कंटेंट फॉलो कर रहा है तो उसके लिए यूज़ करे। बहुत सारे पेजेस हैं सोशल मीडिया पर, जैसे बेटर इंडिया करके है इंस्टाग्राम पे, वो बहुत अच्छी स्टोरीज प्रोवाइड करता है, एथिक्स में एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं आप। PIB की जो पेजेस हैं वो तुरंत की तुरंत न्यूज़ देते हैं, UN वगैरह के पेजेस हैं, तो बहुत सारे अच्छे पेजेस हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से मतलब एकदम स्ट्रिक्ट बैन नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत मतलब 10-15-20 मिनट, वो भी उनके डिस्क्रिप्शन पे होना चाहिए। अगर कोई ऐसा व्यक्ति भी है जो 6 दिन पढ़ाई करके 7वें दिन सोशल मीडिया चलाना चाहता है तो वो बिल्कुल चला सकता है, बशर्ते वो खुद से ईमानदार होकर अपनी पढ़ाई करे। बात होगी प्रीलिम्स के लिए, आपने प्रीलिम्स के बाद मेंस के लिए जब आप कोचिंग नहीं लिए थे, जब BSc कर रहे थे यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से, तो आप BSc के समय NCERT फॉलो कर लिए थे कि आप BSc करने के बाद NCERT के बाद स्टैंडर्ड बुक आप पढ़े थे? नहीं, एक्चुअली एक बारी तो क्योंकि कोविड का टाइम था तो मैंने NCERT BSc में पढ़ी थी, लेकिन वो बहुत मतलब ऐसा नहीं कर पाया था कि पूरा एंड टू एंड पढ़ रहा हूँ। तो थोड़ा बहुत फील ले लिया था कि जैसे हिस्ट्री की NCERT थोड़ी पढ़ ली, ज्योग्राफी की पढ़ ली। उसके बाद जब अच्छा, मेरा NCERT की बात आती है, NCERT जो यूपी में चलता है ए वाला, की जो तमिलनाडु इंग्लिश मीडियम फॉलो बच्चे करते नहीं हैं? नहीं, मैं नॉर्मल जो NCERT CBSE बोर्ड की होती है वही वाली NCERT, क्योंकि वो मैंने पहले भी पढ़ा था स्कूल में, तो वही वाली NCERT पढ़ता हूँ। ऐसा कुछ तमिलनाडु बोर्ड में बहुत स्पेसिफिक नहीं है। देखिए ये चीज़ जो अभी मैं बता रहा था रिसोर्सेज को लेके, कि मतलब ऐसा नहीं है कि आप कोई नया रिसोर्स पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा उससे क्वेश्चन आ जाएंगे। क्वेश्चन सब घूम फिरा के वहीं से आते हैं, 1-2 क्वेश्चन का अंतर हो सकता है। तो आपको जो भी सही लगे, अगर आप तमिलनाडु की पढ़ना चाहते हैं तो वो भी बिल्कुल पढ़ सकते हैं। बस ये है कि फिर वही फॉलो करें, ऐसा ना हो कि 2 दिन तमिलनाडु की पढ़ा फिर 2 दिन आके ये पढ़ रहे हो, तो फिर उससे जो आपकी ही मेमोरी खराब होगी। और एक पेज मेमोरी भी होती है किताब की, जैसे मैं अपनी ही एक ही किताब को बार बार देखता था, तो उससे मुझे जब एग्जाम में रिकॉल करना होता था तो मुझे पेज नंबर और उसके नीचे ऊपर की लाइनें तक याद आ जाती थी कि कौन सी लाइन में क्या लिखा था, तो ऐसे करके रिकॉल हो जाता। जैसे आपने PW अनिल IAS की कोचिंग की, उसके पहले क्या आप लक्ष्मीकांत और जो भी हिस्ट्री पॉलिटी की स्टैंडर्ड्स बुक थी, आप उसको एक बार पढ़ लिए थे या उसके बाद कोचिंग किए थे? नहीं नहीं, मैं कोचिंग के साथ ही, क्योंकि मैंने जस्ट कोचिंग तुरंत ही शुरू कर दी थी BSc के बाद, तो मैंने कोचिंग के साथ ही पढ़ा था। जैसे कोचिंग में अगर ज्योग्राफी पढ़ा है, ज्योग्राफी के लिए तो मैंने NCERT वही कोचिंग जब जो जो सब्जेक्ट वहाँ चलता था उसकी देख लेता था, और वैसे भी मतलब कवर हो जाता था कोचिंग में पूरा। बस वो समझ लीजिए कि एक अपने को सांत्वना देने के लिए देख लिया कि हाँ कुछ छूट तो नहीं रहा, कि ताकि फोमो ना फील हो। करंट अफेयर के लिए भी आप PW अनिल IAS का ही सहारा लेते थे? न्यूज़पेपर? करंट अफेयर्स के लिए मैं ज़्यादातर वो प्रीलिम बूस्टर करता था। न्यूज़पेपर में बहुत कम पढ़ता था, इंटरव्यू के फेज में पढ़ता था, क्योंकि न्यूज़पेपर बहुत टाइम टेकिंग है। और बहुत सारा अगर आप देखिए न्यूज़पेपर पहले तो समझ भी में भी नहीं आता है अगर आपका सारा कोर्स ना कंप्लीट हो। अब पता चलेगा वहाँ बोलेगा हेयर कट इकॉनमी में, तो अब जो नहीं पढ़ा उसको हेयर कट क्या ही समझ आएगा, हेडविंड्स टेलविंड्स। तो जब तक आप पढ़ नहीं लेंगे तब तक वो समझ में नहीं आता। तो इससे बेटर ये है कि आप शुरू में या तो कोई एडिटोरियल डिस्कशन जैसे मैं फॉलो करता था वो देख लो, फिर या तो कोई भी न्यूज़पेपर एनालिसिस देख के तब न्यूज़पेपर पढ़ो आपको लगता है। वैसे मेरे हिसाब से न्यूज़पेपर उतना ज़रूरी नहीं है, इंटरव्यू के फेज में ओपिनियन बनाने के लिए ज़रूरी होता है, अदरवाइज करंट अफेयर कंपाइलेशन ज़्यादा अच्छे होते हैं। आपने ऑनलाइन कोचिंग की, तो आपने क्या मेंस के लिए टेस्ट सीरीज कैसे फॉलो किया, ऑनलाइन या ऑफलाइन? एक्चुअली मैंने मेंस के लिए इनका सृजन प्रोग्राम PW का ज्वाइन किया था, लेकिन मैंने बहुत टेस्ट दिया नहीं। मैंने आज तक एक ही टेस्ट दिया है, क्योंकि मुझे टेस्ट सीरीज़ में ऐसा लगता था, क्योंकि मेरा पढ़ाई मेंस के लिए थोड़ा कम रहता था, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि बहुत सारी और भी चीज़ें थी मेरे, मतलब थोड़ी पारिवारिक समस्याएं भी थी। तो मैं जितने टाइम में मेंस के लिए पढ़ता और टेस्ट देता, तो मैंने सोचा कि टेस्ट वाला टाइम बचा के पढ़ लेता हूँ। फिर एक टेस्ट दिया मैंने और मैंने वो टेस्ट ठीक ठाक लिख लिया, तो फिर मुझे कॉन्फिडेंस आ गया, तो फिर मैं बाकी सीधा एग्जाम में ही लिखा। UPSC पास होने वाले अधिकतर कैंडिडेट में मैंने एनालिसिस किया कि उनकी एकेडमिक में परसेंटेज अच्छा होता है, 10th और 12th में परसेंटेज अच्छा होता है, उन्हीं की बदौलत उनकी हैंड राइटिंग इतनी अच्छी होती है कि उनकी वजह से मेंस में अच्छे नंबर मिलते हैं। क्या ये है, सही है? हैंड राइटिंग का थोड़ा रोल है, मतलब मैं एकदम इसको नकारूंगा नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि हाँ मतलब कुछ रोल है। अगर जितना आप साफ़ सुथरा लिखोगे, अगर आपकी हैंड राइटिंग थोड़ी गंदी भी है, बस आप बड़ा लिखो, साफ़ सुथरा लिखो, कटिंग ना करो, तो अच्छा होता है। वैसे मेरी हैंड राइटिंग ठीक थी। इकोनॉमिक्स का सिलेबस NCERT से अपर लेवल है कि थोड़ा कम ही है? नहीं, इकोनॉमिक्स बेसिकली इकोनॉमी आता है, इंडियन इकोनॉमी, तो वो करंट अफेयर्स ओरिएंटेड है थोड़ा। तो इकोनॉमी जो NCERT में है वो मैक्रो इकोनॉमी वाला चीज़ें आती हैं। इसके अलावा जो करंट अफेयर्स है वो आपको देखना पड़ेगा, वो इसीलिए इकोनॉमी का और साइंस टेक का और इन्वायरमेंट का, इनका करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
जैसे कि जो छात्र असफल और निराश हो जाते हैं, जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाता इस साल, तो वो लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं, तैयारी को छोड़ देते हैं, तो उनके लिए आपकी क्या प्रतिक्रिया है, उनके लिए कुछ सलाह? देखिए, यहाँ पे दो चीज़ें हैं, मतलब ये थोड़ा मैं डिटेल में बताना चाहूँगा। पहली चीज़ ये होती है कि अगर आपने खुद से डिसाइड किया, मतलब यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम में आपको अंदर से आना चाहिए कि आप खुद के लिए करना चाह रहे हो। ऐसा नहीं है कि किसी के जो भेड़ चाल है कि जाके सब यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो मैं भी यूपीएससी की तैयारी करूँगा। पहले तो वैसा डिसीजन नहीं होना चाहिए। दूसरा, आप ये आकलन कर लो कि क्या आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, क्या आपकी टाइम जो है आपको अलाउ कर रही है कि आप अभी यूपीएससी करो, कि आप कोई नौकरी लेके भी करो। तो मैंने देखा है दोनों साइड के लोग होते हैं। मेरे साथ बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स भी हैं जो पहले से सेलेक्टेड हैं किसी छोटी मोटी जॉब में, या जो उनको ग्रुप बी या ग्रुप सी की जॉब पसंद है वो करके फिर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो लगातार कर रहे हैं। और यूपीएससी में आप मेहनत लगातार करनी पड़ेगी आपको। आपका कुछ निश्चित नहीं है कि कौन से अटेम्प्ट में होगा। हो सकता है पहले अटेम्प्ट में आप पूरा क्लियर कर जाओ, हो सकता है 4 लगातार इंटरव्यू फेल हो जाओ। दोनों ही साइड होते हैं। इसलिए आपको ये मान के चलना है कि अगर आप प्रॉपर मेहनत करोगे तो एक 5 साल का एग्ज़ाम है, और अगर आपका जल्दी हो जाता है तो आपकी किस्मत अच्छी है। तो कम से कम इतना आपको माइंडसेट बना के चलना है। और निराशा जिस भी कारण से आती है उसको दूर करो। अगर मान लो कि आपके है ऐसा कि फाइनेंशियल कंडीशंस अलाउ नहीं कर रही हैं, जैसे अभी फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद मुझे लगा कि मेरी मतलब फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है थोड़ी, और मुझे मतलब कोई और जॉब देखनी चाहिए ताकि ऐसा ना हो कि अगर मान लो मैं यही एग्ज़ाम देता रहूँ और फेल होता रहूँ। तो मैंने PWOnly ज्वाइन किया, मैं उसमें मेंटोर बन गया। अभी पीसीएस वाले बच्चों की मेंटरिंग करता हूँ मैं। तो फिर वहाँ से मेरी फाइनेंशियल वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि जितना कोई जॉब मुझे देती पैसा, उससे ज़्यादा पैसा मैं पा रहा हूँ, और मैं आराम से पढ़ाई के लिए भी टाइम निकाल पा रहा हूँ। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं कि अगर आपको लगता है कि अगर आपको घर परिवार का सपोर्ट है पूरा 5 साल 6 साल के लिए, तो आप डायरेक्ट तैयारी करें, उसमें बिल्कुल निराश ना हो। अगर आप एफर्ट्स कर रहे हो तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। निराशा तब होनी चाहिए जब आप एफर्ट्स ही नहीं कर रहे हो, कि आप खुद से ईमानदार नहीं हो, पढ़ने की जगह जो पढ़ने का टाइम है वो टाइम वेस्ट कर रहे हो, तब निराशा होनी चाहिए और उसका रिग्रेट आपको होना चाहिए। और फिर उसको जब रिग्रेट होगा आपको, तभी आप उसको सुधार पाओगे। और ये वाला नहीं कि अगर मैं पढ़ भी नहीं रहा हूँ और उसके बाद फिर मैं सोच रहा हूँ कि मेरा हो क्यों नहीं रहा, तो ये तो गलत है फिर। यूपीएससी एस्पिरेंट की सबसे फनी आदत क्या होती है जो आपको लगता है? मेरे हिसाब से वो हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। जैसे मैं जब पढ़ता रहता था तो कहीं फंक्शन में जाता था तो भी मेरे दिमाग में चलता रहता है, ये टॉपिक मैं याद करके आया था, वो भूल तो नहीं गया हूँ। मतलब कितने एस्पिरेंट सच में पढ़ते हैं, कितने सिर्फ एस्पिरेंट यूपीएससी का टैग लेकर प्रयागराज, दिल्ली, पटना में चलते रहते हैं सड़कों पर? इसका तो मुझे डेटा नहीं पता, लेकिन मेरे हिसाब से जैसे जो आप सीरियस एस्पिरेंट देखोगे तो शायद जब जैसे 7-8 लोग फॉर्म भरते हैं तो 4-5 लोग ही एग्ज़ाम देते हैं, तो 3 लाख तो ऐसे ही गायब हो गए। तो मेरे हिसाब से आधा तो कम से कम नॉन सीरियस ही है। उसके बाद फिर सब पढ़ते हैं। अब अपना अपना कैपेसिटी है, अपना वो है कि किसको कितना पढ़ना है, तो वो तो उन पे ही डिपेंड करता है। यूपीएससी में सबसे ज़्यादा प्रेशर किस चीज़ का है, खुद का, समाज का, या घर परिवार का? डिपेंड करता है मेरे हिसाब से। सबसे ज़्यादा प्रेशर तो चीज़ें याद करने का, रिवाइज़ करने का, क्योंकि मैं जिनसे भी बात करता हूँ उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत सिलेबस से होती है कि भाई सिलेबस इतना बड़ा है, चीज़ें याद करना, रिवाइज़ करना दिक्कत है। और बाकी जिनके साथ सोशल प्रेस्टीज वाली बात है उनको समाज का भी प्रेशर होता है। पर मेरे हिसाब से प्रेशर लेना नहीं चाहिए। अगर आप खुद से ईमानदार हैं तो आपको प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। बस सिलेबस और पीवाईक्यू कवर करते रहो, हो जाएगा। आप कविता भी क्लास 12 से ही लिख रहे हैं, तो आप अपना कोई कविता अच्छा सुनाइए जो आपने, तुम हारे हुए से क्यों हूँ, ये वाला बताइए। मैंने ये कविता लिखी थी खुद को ही मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि मुझे लगा था जब भी निराशा होती थी जीवन में तो ये कविता मैं खुद पढ़ लेता था। इसके ऐसा है कि तुम हारे हुए से क्यों हो, क्या जंग ख़त्म हो गई है? तुम खुद से नाराज़ क्यों हो, क्या उम्मीदें थम सी गई हैं? तुम हताश क्यों हो, तुम निराश क्यों हो? तुम पहले से ज़्यादा उदास क्यों हो? कल फिर सवेरा होगा, उम्मीद मत छोड़ो। तुम फिर शिखर पर होगे, अपना ख्वाब मत तोड़ो। कर्म पथ पर चलते रहो, तुम्हारा परचम लहराएगा। अब वो दिन दूर नहीं जब फिर तुम्हारा राज आएगा। नाकाम कोशिशों में कामयाब होने की खोज करो। नाकाम कोशिशों में कामयाब होने की खोज करो। किसी और से नहीं बल्कि खुद से ही अपनी होड़ करो। हौसला कम न होने दो, हौसला कम न होने दो, उसमें थोड़ी और मिठास भरो। अपने मुरझाए हुए इरादों में एक नई आस भरो। रखो विश्वास खुद पर, रखो विश्वास खुद पर, तुम्हें करके दिखलाओगे। ज़मी ही नहीं आसमां तक नाम रोशन कराओगे। बहुत अच्छी आपने मोटिवेशन लाइन थी आपकी। थैंक यू। ये आपकी तैयारी में एक हमारे हिसाब से तो बहुत अच्छा रोल अदा की होगी। बिल्कुल बिल्कुल।
तो अंत में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि युवाओं के लिए जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम और आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हैं, तो इलाहाबाद वाले विश्वविद्यालय के बच्चों के लिए जो बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी करते हैं प्रयागराज में, और कोचिंग वाले क्लास 12th के बाद यूपीएससी की प्रचार करते हैं अच्छा खासा कि आप लोग क्लास 12th के बाद आइए, और ना वो अपना एकेडमिक अच्छे से कर पाते हैं, वो ना अच्छे से कोचिंग कर पाते हैं। उनके लिए आपका क्या सलाह है? देखिए जैसे अभी ना मतलब क्योंकि यहाँ पे सिलेक्शन कम था, तो उसका इस पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता था कि मतलब अंदर बच्चे का कॉन्फिडेंस कैसा है। जैसे जब मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में गया था, तब मुझे मतलब ये तो था कि यूपीएससी करना है, पर क्या करना है, कैसे करना है, कुछ पता नहीं। अगर कोई बच्चा देखता था कोचिंग कर रहा है तो लगने लगता था डर कि यार ये तो अभी से कोचिंग कर रहा है, मैं तो कुछ किया नहीं, मेरा कैसे होगा। इनफैक्ट वो प्री पास करने वाला भी एक किस्सा है कि मैं गया था अपने एक दोस्त के साथ दिल्ली में, वहाँ पे एक सज्जन थे, वो प्री पास किए हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे क्या है, मतलब कितना बड़ा जो है प्रभु जी अचीवमेंट है और भगवान के समान है ये तो उस टाइप का चीज़ होता है अभी भी। क्योंकि हमारे बच्चे, जैसे मैं खुद उससे रिलेट कर पाता हूँ कि बहुत थोड़ा सीनियर जूनियर, जो अब मैं कहा कि क्लास 12th के बाद जो बच्चों के लिए कोचिंग वाले प्रचार करते हैं, उनके लिए सीनियर जूनियर का इंटरेक्शन इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए कब से तैयारी शुरू करें ये वाले? हाँ, कायदे से यही है कि जैसे अभी मैं बता रहा था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी वगैरह में है कि वहाँ पे सिविल सोसाइटीज़ जो हैं बच्चों के, उसके लिए वो बहुत एक्टिव है। मतलब वो अपने एलुमनाइज को बुला के उनका संवाद कराती हैं, बच्चों में कॉन्फिडेंस भरती हैं। यहाँ पे मेरे ख्याल से अनुपम पांडे सर एक ऐसा काम करते थे। अदरवाइज तो मैं नहीं जानता कि कोई मतलब ऐसा कुछ लेवल पे हो रहा कुछ नहीं था। होता, क्योंकि अभी और शक्ति दुबे मैम का यूपीएससी रैंक 1 आया। अभी दिल्ली विश्वविद्यालय या कोई विश्वविद्यालय होता, वहाँ के सीनियर्स ही और टीचर यहाँ पर सेमिनार कराते, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में नहीं हो रहा है। नहीं, तो उसमें थोड़ा बच्चों की तरफ से भी प्रयास की ज़रूरत है कि मतलब सारे लोग, क्योंकि ये कोई तो उसका बच्चों भी की तरफ से हम प्रयास करें आपके लिए। बिल्कुल, मैं इसमें डेफिनेटली कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं पार्ट ले लूँगा। क्योंकि जो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखिए ये नहीं होता कि कामयाब होके जो है आप हवा में उड़ रहे हो। जो आपके नीचे जो बरगद होता है वो अपनी छाँव में सबको मतलब वो करता है, तो उसी प्रकार से है, सीनियर्स का भी यही रोल होना चाहिए। मुझे तो ऐसे सीनियर्स मिले इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, जैसे एक अनूप सर हैं वो, और इसके अलावा सुभाष चंद्र दुबे सर हैं वो, इसके अलावा भी ब्रह्मदेव राम सर हैं, मतलब वो आईएएस हैं मेघालय कैडर के। तो ऐसे कई सारे लोगों का इंटरेक्शन रहा, लेकिन वो थोड़ा लेटर स्टेज पे हुआ, शुरू के स्टेज पे नहीं रहा। क्योंकि शुरू के स्टेज पे मैं नहीं जानता था, जब मैं वो तो तैयारी में एकदम अच्छे से आया, प्री निकाला, तब मुझे पता चला कि हाँ ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं जो आतुर हैं इस चीज़ के लिए। तो अगर यूनिवर्सिटी की तरफ से और बच्चों की तरफ से एक प्रयास किया जाता है जिसमें एलुमनाइज को बुला के, केवल इसलिए नहीं कि हम एलुमनाई मीट करा रहे हैं या कुछ, उसमें बच्चों को भी बैठाएं, उनसे जो उनके गुण हैं, जो उनके लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं, वो बच्चों तक पहुँचे, बच्चे मोटिवेट हों। जो एक, क्योंकि एक फियर का फैक्टर होता है, अगर आप जैसे आप भी अगर फर्स्ट ईयर में आए होंगे तो एक अंदर से खुशी रहती है कि हाँ मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय जैसी संस्था में आऊँ, लेकिन एक डर लगता है कि यार ये इतनी बड़ी संस्था है, यहाँ कितने तेज बच्चे हैं, कौन कोचिंग कर रहा है, कौन आईएएस टॉप कर सकता है, मैं सोच रहा हूँ आईएएस का, क्या मैं सपना कर पाऊँगा। तो ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं, वो सवाल मेरे अंदर भी थे। तो कहीं ना कहीं वो उन सारे दौर से मैं गुजरा हुआ हूँ, इसलिए मुझे पता है कि क्या बच्चे फील करते हैं। तो इसलिए ऐसा प्रयास होना चाहिए कि कहीं ना कहीं उनके जो डाउट्स हैं, उनका जो मार्गदर्शन है वो ठीक ढंग से हो, और उसमें जो वहाँ के शिक्षकों की भूमिका है वो भी बहुत ज़रूरी है कि जैसे सेमिनार कराएं, कुछ बातचीत कराएं बच्चों के लिए। जैसे नया परिमल एक परिवार है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, उसको चलाते हैं हमारे प्रिय गुरुजी डॉक्टर विनम्र सेन सिंह, हिंदी विभाग से। तो हम कोशिश करेंगे विनम्र सेन सर से, हम भी उसके नया परिमल के सदस्य हैं, हम उनसे कोशिश करेंगे कि 1 महीने के अंदर ही एक कार्यक्रम हिंदी विभाग में जो से ऊपर बना हुआ है ऑडिटोरियम धर्म, उसमें आपको बुलाने की कोशिश करेंगे। तो आप अपना टाइम दे दीजिएगा और ये सेमिनार थोड़ा आयोजित हो बिल्कुल, जाएगा। हिंदी विभाग से वैसे भी मेरा नाता रहा है। मेरे पिताजी खुद यहाँ से हिंदी से पीएचडी हैं, वो जो करेस्पॉन्डेंस की क्लासेस चलती थी पत्राचार पहले, उसमें वो पढ़ाते भी थे, और मेरा ऑप्शनल भी हिंदी साहित्य है। तो हिंदी विभाग के लिए तो बिल्कुल, मतलब जो भी मेरा ऑप्शनल से रिलेटेड या कुछ जीएस से रिलेटेड हो पाएगा तो वो अच्छा, आपका ऑप्शनल क्या था? हिंदी साहित्य? जी जी, हिंदी साहित्य। आप इंग्लिश मीडियम से कर रहे थे और हिंदी साहित्य कैसे? और मेरे पिताजी की ही प्रेरणा थी। पिताजी मतलब क्योंकि वो खुद भी तैयारी किए हुए थे और वो पीएचडी भी हैं, तो जो सिलेबस था, कम से कम जो भी सिलेबस की किताबें वो सब मेरे घर में पहले से रखी थी, तो उनसे बचपन से ही मतलब याराना था। तो वो मेरे, समझ लीजिए, घर की विरासत थी जो मुझे संजोना था, इसलिए मैंने हिंदी तो ऑप्शन। आपका अगर हिंदी साहित्य है तो आप एक अच्छे, इसीलिए हमें लगता है 900 बच्चों में आप एक अलग सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहे हैं। हिंदी साहित्य की ही देन है। हाँ, हिंदी साहित्य की बिल्कुल, मतलब जो कविताएं रही हैं और जो उसका साहित्य रहा है, वो साहित्य बिल्कुल आदमी को निखारता है, एक दर्पण भी होता है और दीपक भी होता है। तो साहित्य से जो लगाव है मेरा,
उसने मुझे मतलब एक व्यक्ति के रूप में बहुत निखारा है। और इसीलिए मैं मतलब प्रयास करता हूँ कि जो भी मुझसे बन पाए किसी के लिए, कि लास्ट माइल जो कहते हैं, लास्ट माइल सर्विस डिलीवरी, वो जो भावना है गोदान पढ़ के जो आती है कि काश मैं होरी के लिए कुछ कर पाता, ऐसी जो चीज़ें हैं वो मेरे अंदर समाहित हैं और बिल्कुल प्रशासन में आके उस पर काम करने की कोशिश करूँगा। आप प्रयागराज में रहते हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, तो आप उपन्यास जो सबसे फेमस प्रयागराज का उपन्यास है गुनाहों का देवता, गुनाहों का देवता, बिल्कुल, उसके बारे में थोड़ा आप रिएक्शन करिए। पढ़ा हुआ है गुनाहों का देवता, और मैंने क्लास 8th में पढ़ लिया था, मेरी गलती ये थी। तो तब वो मुझे समझ नहीं आया क्योंकि मेरे घर में रखा था और उसका टाइटल बहुत मुझे यूनिक लगा कि गुनाहों का देवता। तो मैंने वो पढ़ लिया और उसकी मतलब जो अभी तक मुझे याद है वो 4 लाइनें की, बादशाहों की मुअत्तर ख्वाबगाहों में कहाँ, वह मजा जो भीगी भीगी घास पर सोने में है, मुतमईन बेफिक्र लोगों की हंसी में भी कहाँ, लुफ्त वह जो एक दूसरे को देख कर रोने में है। क्या बात है। मतलब आप हिंदी साहित्य लेकर इंग्लिश मीडियम से, तो एक मिसाल तो है ही। आप आने वाले समय में हिंदी साहित्य के लिए किताब लिखेंगे? किताब तो नहीं लिखने का सोचा है, लेकिन कुछ सोचा है कि हाँ कुछ कविताएं या कुछ मैं अगर आने वाले, क्योंकि अभी मैं साहित्य सृजन कर रहा हूँ मतलब पढ़ने के सेंस में। बाकी जब कभी इतना मेरे अंदर विवेक आएगा कि मैं लिख सकूँ तो मैं जरूर। आपकी रचनाएं बहुत ही आकर्षित हैं। हाँ, थोड़ी बहुत रचनाएं पहले की थी, अभी तो आदत छूट गई है थोड़ी, वापस आऊँगा तो करूँगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको समय देने के लिए। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आप एक अच्छे अधिकारी बने हैं, लोगों की समस्याओं को सुने। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय परिवार के लिए खुशी का पल था। 8 लोगों का चयन इस बार इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हुआ। आने वाले समय में प्रयास रहेगा कि और लोगों का होगा, और हम लोग मीटअप की तैयारी करेंगे। सर आएंगे मीटअप के लिए, तो आप लोग इसके लिए तैयार हो जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।